हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन क्रैश कोर्स में और आज अपना लास्ट क्लास होगा डिटर्मिनेंट का, जिसमें अपन एक स्पेशल टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारी इक्वेशन को देखने वाले हैं अपन और उसके सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलते हैं। जब क्वेश्चन पूछे सॉल्यूशन का तो क्या करना होता है। हर साल जेई मेंस में मान के चलो इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलता है और डब्ल्यूबीजेई में भी इसके कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज डब्ल्यूबीजेई रिलेटेड ये सबसे हेल्पफुल चैनल है। तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है, ये भी आप जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज यहीं पे सभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। साथ में अपना व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना, स्पेशली फॉर डब्ल्यूबीजेई 2024 एस्पिरेंट है। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटर्मिनेंट सिखाया था। मैंने आपको डिटर्मिनेंट खोलने के लिए सिखाया था कि डिटर्मिनेंट खोलते कैसे हैं। मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था कि कैसे सभी रो से आप कॉलम ले सकते हैं। किसी एक रो से कुछ कॉमन आया उसको निकाल सकते हैं, दूसरे रो से कॉमन आया उसको निकाल सकते हैं। कॉलम से कॉमन लेना मैंने निकाला था, फिर मैंने ऑपरेशन भी लगाना सिखाया था। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको डिटरमिनेंट में सिखाते हैं, तीनों बहुत ही काम की चीज होती हैं। ओके, अच्छा, आज के क्लास में अब सीखते हैं अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में, ये शायद समेशन का क्वेश्चन है। हाँ, समेशन के क्वेश्चंस। ओके, स्टार्टिंग में आपको समेशन का एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। समेशन का क्वेश्चन में आप सबसे पहले स्ट्राइक इस बात पे करो कि समेशन किस पे लग रहा है। आर के ऊपर। ओके, समेशन आर के ऊपर लग रहा है, तो मेरे पास एक एन भी है, इसके ऊपर समेशन नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बात कर रहा है समेशन में आप मेरे को बता दो डेल्टा आर। ओके, तो केवल और केवल जहां जहां आर दिखेगा मेरे को समेशन वहीं पे चाहिए केवल। ओके, तो मैं समेशन ऑफ डेल्टा आर जब लिखूंगा ना, तो सबसे पहले तो मैंने डिटरमिनेंट लिखा। ओके, एबीसी को बोलूंगा तुम साइलेंट रहो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है समेशन में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास आर नहीं है। तो मतलब सिर्फ जिनके पास आर होगा सिर्फ उन्हीं का रोल होगा। हाँ, मतलब सिर्फ बीच वाले के पास आर है, तो कहीं ना कहीं मेरा लिखा जाएगा समेशन में 2 की पावर आर। हाँ, और आर कहीं मेरा 1 से लेकर एन तक चल रहा है। हाँ, ओके, नीचे लिखा गया आपको समेशन में 4 की पावर आर। ओके, और यहां पे आपको r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 3 को मैंने बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि 3 कांस्टेंट। अच्छा, ठीक है, तो यहां पे भी सर नीचे कहीं लिखा जाएगा समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और 8 की पावर r, और बाहर कहीं मेरा 7 इंतजार करेगा। ओके, अच्छा सर, इस पे समेशन लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास आर नहीं है। मैंने अभी बोला समेशन उसी पे लगेगा जिसके पास आर होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा आर पूछा। अगर डेल्टा एन पूछता तो फिर इस पे लगता, इस पे नहीं लगता। तो समेशन ऑफ डिटरमिनेंट सीख लेना, ये इससे भी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये सिखा देता हूं, ये कुछ पिछले पार्ट का रह गया था। यहां पे देखो तो 2 4 की पावर n माइनस 1। ओके, यहां पे देखो तो 4 8 की पावर n माइनस 1। अच्छा, ये इतना चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन सर ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो कितने लोग पता चला, ये जिस दिन खुलेगा उस दिन होगा सबसे पहले 2, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, फिर 2 की पावर 4। ये तो सर जीपी है अपना, ये तो अपना जीपी है एन तक। और जीपी का सम आप सभी लोगों को पता है कि कितना होता है जीपी का सम। तो जीपी का सम लिखने के लिए मैं लिख देता हूं यहीं पे। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको डिटरमिनेंट में ही दिखा देता हूं। तो पहला आपका चल रहा था एबीसी। ओके, एबीसी, अगर इसकी बात करूं तो ये 2 के टर्म्स में खुलेगा, 2 प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 2 क्यूब। तो ए जीपी का सम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ए लिखते हैं, तो ए तो अपना 2 होगा। ओके, तो मैंने 2 को लिख दिया। फिर क्या होगा? आर की पावर एन माइनस 1, आर भी अपना 2 ही है, तो 2 की पावर एन माइनस 1। ओके, अपॉन में आर माइनस 1, और आर माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। और बगल में मल्टीप्लाई क्या था? मल्टीप्लाई भी कुछ था? कुछ नहीं, आज के दिन कुछ नहीं मल्टीप्लाई था। ओके, नीचे बताओ मेरे को, क्या 4 की पावर होगा? मैंने 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब में भी एक जीपी है जिसका ए 4 है इस बार। ओके, और आर की वैल्यू भी 4 है, तो 4 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1। और इस बार बगल में कुछ मल्टीप्लाई है। क्या मल्टीप्लाई है? 3। कितने लोगों को दिख गया कि ये 4 माइनस 1 3 होगा? और 3, ये 3 खत्म हो जाएगा। ओके, तो नीचे बताता हूं, नीचे क्या हो गया? 8 की पावर आर, माने कहीं ना कहीं 8 की पावर एन माइनस 1, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 8 माइनस 1। और पास में देखो सामने वाले ने, क्वेश्चन वाले ने मल्टीप्लाई में 7 दिया भी है। ठीक है, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ओके, आ रही है कहानी समझ में आपको? तो यहां पे देखो तो ये आपको कैंसिल हो गया, ये और ये। ओके, तीसरा पार्ट क्या रह गया? तीसरा पार्ट कहीं मेरा रह गया सर 2 की पावर एन माइनस 1, और यहां पे मेरे को दिख रहा है सर 2 4 की पावर एन माइनस 1। ओके, और यहां पे मेरे को दिख रहा है 4 8 की पावर एन माइनस 1। ओके, अच्छा, एक बच्चे को दिख गया कि सर ये दोनों तो सेम रह गए, ये कॉलम और ये कॉलम देखो सेम है।
एग्जैक्टली सेम है। तो मैंने बोला C2 इज इक्वल टू C3। तो जब भी दो कॉलम या फिर दो रो या सभी रो सभी कॉलम बराबर हो जाए तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। ओके, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में मैंने सिखाया था आपको। चल अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बोला है किसी ट्रायंगल एबीसी के लिए ये डिटरमिनेंट रखा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इस डिटरमिनेंट को खोलूंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर सी क्या होगा। तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को खोलता हूं। अगर मैंने इस डिटरमिनेंट को खोला ना तो सबसे पहले 1 लिखा मैंने, ओके, फिर इसको छुपा लिया तो सी और सी की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर हो गई, ओके, माइनस में ए और बी की मल्टीप्लाई ए बी हो गई। कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, लास्ट क्लास को आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं थोड़े बहुत। माइनस में आपको यहां पे लिखा ए और फिर देखो यहां पे इसको छुपा लिया तो ये हो गया सी माइनस में ए, ओके, हाँ यही हो गया, ठीक है। प्लस में आपको यहां देखो तो बी और यहां पे हो गया बी माइनस में सी। डिटरमिनेंट खोलने का ना एक और बहुत इजी मेथड होता है, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, पता है, क्योंकि क्रैश कोर्स है। अगर ईयर लॉन्ग कोर्स होता ना, 1 साल आपको पढ़ाता तो जरूर सिखाते, वो बहुत शॉर्टकट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये डिटरमिनेंट को डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें नहीं जा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लिमिटेड चीजें आपको सिखा रहा हूं जो आपको याद रहे एग्जाम के, क्योंकि एक ही महीना एग्जाम रह गया, ओके, लिमिटेड चीजें सिखा रहा हूं। नहीं तो पता है डिटरमिनेंट डायरेक्ट खोल लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन अगर वो आ गया तो इजिली कर लोगे। अच्छा, लेकिन अपन इसी तरीके से खोलते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसी से खोलते हैं, ठीक है। ज्यादा चीजें अगर रखेंगे ना, ज्यादा चीजें गैदर करेंगे तो फिर और कंफ्यूजन होगा। अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ पे चल रहा था इज इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, यहां से मैंने देखा तो ये पता चला सी स्क्वायर माइनस ए बी है, ओके। अब माइनस में आप देखो तो ए सी प्लस में ए स्क्वायर है, ओके। यहां पे मैंने देखा तो पता चला ये बी स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तब तक मेरी आंख इस बात पे चली गई कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस में सी ए लिखा हुआ। अरे ये तो, इसको तो मैंने कहीं देखा है, इसको मैंने कहीं देखा है। और अगर मैंने इसको देखा है ना तो आपको बिल्कुल सही याद आया है कि ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी और प्लस में सी माइनस ए और हाफ की मल्टीप्लाई आगे करवा लेता है। ये हाफ जीरो से खा के खत्म हो जाएगा, तो मेरे सामने दुनिया के सामने दिखाने के लिए बच जाएगा ए माइनस में बी प्लस में बी माइनस में सी प्लस में सी माइनस ए इक्वल टू 0। अच्छा, अच्छा इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ओके। अच्छा, अगर इसका स्क्वायर है तो आपको पता है 3 पॉजिटिव चीजों का सम इक्वल टू 0, तो पूरी गाना याद है मेरे को, 3 पॉजिटिव सम का 0 तो तीनों ही 0, माने a माइनस बी इक्वल टू 0, ओके, b माइनस सी इक्वल टू 0, ओके, और c माइनस ए इक्वल टू 0। तो कितने लोगों को दिखा यहां से a इज इक्वल टू b, यहां से मेरे को दिख गया सर b इज इक्वल टू c, और यहां से मेरे को दिख गया c इज इक्वल टू a, तो मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो फिर एंगल a इज इक्वल टू एंगल a इज b इज इक्वल टू एंगल c। अब तीनों एंगल बराबर है किसी ट्रायंगल के, तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, मैंने साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, प्लस में भैया साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3 बार है, हालांकि बी और सी है तो मैं 3 इंटू कर दूं क्या, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। तो यहां पे मैंने लिख दिया आपको 3 इंटू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 3 की मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर देना, ओके। चले अगला क्वेश्चन दिखा। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखना, बोला है कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है कोई ए आई जे, ओके, अच्छा, और B भी कोई एक मैट्रिक्स है बी आई जे, ओके। बोला है कि दोनों जो है ना अपने आप में 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये अपने आप में कहीं बी आई जे जो है ना पूरी तरह से रिलेटेड है ऐसे, मतलब इस इक्वेशन से रिलेटेड है, अच्छा, और मेरे को आई जे 1 2 3 रखना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर 81 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो मैं क्यों ना सबसे पहले मैट्रिक्स ही सोच लूं। कैसे मैट्रिक्स सोच लूंगा, क्योंकि वो बोल रखा है बी आई जे और ए आई जे 3x3 है, तो मैंने बी आई जे सोच लिया, एक बी आई जे सोच लिया 3x3 का, तो आपको पता चलेगा B11 होगा पहले रो का पहला आदमी, फिर होगा B22, फिर होगा B33, ओके। अच्छा, फिर होगा कहीं दूसरे रो का पहला आदमी, फिर होगा दूसरे रो का दूसरा आदमी, फिर होगा कहीं दूसरे रो का तीसरा आदमी, फिर होगा तीसरे रो का पहला आदमी, तीसरे रो का दूसरा आदमी और तीसरे रो का तीसरा आदमी। अच्छा, इतनी सी बात चल रही थी सर ना। और फिर मेरे को पता है सर इक्वेशन दी हुई है, क्या, कौन सी इक्वेशन दी हुई है सर, बीआईजे निकालने का एक तरीका दिया है, क्या, कि उसको बोलना कि ये 3 आई प्लस में जे माइनस में 2 ए आई जे होगा। सर उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा मेरा, क्योंकि मेरा तो ए आई जे आएगा, ए आई जे के टर्म्स में आ जाएगा। फायदा ये होगा कि जिस दिन आप B11 निकालने जाओगे, B11 उस दिन कहीं आप बोलोगे 3 और 1 प्लस में 1 माइनस में 2A11, जिनको दिखा उनको दिख गया यहाँ पे। अच्छा, आपको दिख तो रहा है, या फिर मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जिनको दिखा उनको यहाँ पे दिखा कि सर 3 की पावर 0 है, तो ये 1 है, 3 की पावर 0 1,
तो 1 इंटू A11 दैट इज आपको A11 है ये। ओके ऐसे ही करके मुझे सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे, मेरे को B22 भी निकालना पड़ेगा, मेरे को B33 भी निकालना पड़ेगा। तो अगली लाइन में मैं डायरेक्ट लिखते हुए जा रहा हूं, BIJ डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है, और यहां पे लिखते जा रहा हूं। ओके आप मेरा थोड़ा सा साथ देना और सभी चीजें जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते आना। क्या यहां पे मैंने बोला A11? ओके अच्छा यहां पे मैं बोलता तो 3 की पावर 2 प्लस में 2 4 और 4 का 2 खत्म हो गया तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर दैट इज आपको 9। ओके 9A11 A11 नहीं A22। तो क्या ऐसे ही करके आप सारे टर्म्स निकालोगे, मैं लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा टाइम। तो ये लिखा तो आपने, ये हो गया। ओके अच्छा ये आप तो कर लोगे ना, यहां पे एक्चुअली में A12 था, ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन में दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ B81 है, मतलब जिस दिन आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट ऑफ B वो अपने आप में कहीं 81 है। ओके अच्छा अब मैंने डिटरमिनेंट ऑफ बी देखा तो पता चला डिटरमिनेंट ऑफ बी, अच्छा इस रो से कॉमन बोलो, क्या मैं इस रो से कॉमन निकाल सकता हूं क्या? 3, ठीक है। अच्छा इस रो से अगर मैंने कॉमन निकाला तो कहीं मैंने 3 कॉमन निकाला, ठीक है। अच्छा वैसे ही कहीं मैं नीचे वाले रो से भी कॉमन, तो अगर इसमें से 3 कॉमन ले लिया और देखो इसमें से मैं 3 कॉमन खींच रहा हूं, ठीक है, और इसमें से कहीं मैं 9 कॉमन खींच रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं, अब मैंने अगर लिखा तो कहीं दिखेगा आपको A11 ऊपर, फिर दिखेगा कहीं आपको 3A12 ऊपर से, तो मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया तो ऊपर को मैं एज इट इज रखने देता हूं 9A13, ठीक है। अच्छा इतना अगर आपको दिखा ना तो नीचे से आपने 3 कॉमन लिया था तो A21 हो गया। ओके यहां से देखो तो 3 कॉमन लेने के बाद आपको 3A22 हो गया, ठीक, और यहां से आपने कॉमन लिया तो 9A23 हो गया। ओके यहां से आपने 9 कॉमन ले लिया, अगर यहां से आपने 9 कॉमन ले लिया तो यहां आपको दिखेगा A31, ओके, और यहां आपको दिखेगा 3A32, ठीक, और यहां कहीं आपको दिखेगा 9833। कितने लोगों की नजर इस बात पे पड़ी कि सर अब यहां से कॉमन लिया जाएगा, मैंने बोला था कॉमन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से 3 कॉमन आएगा और यहां से फिर से 9 कॉमन आएगा। अरे देख लो यहां से फिर से कॉलम 2 से कॉमन आ गया 3, देखो सब में 3 है, कॉलम 3 में देखो सब में 9 है, तो 3 और 9 भी कॉमन आ गया। फाइनली जो मेरे पास रह गया वो मैं लिख देता हूं, फाइनली जो कॉमन लेने के बाद रह गया वो मैं लिखता हूं, क्या 3 इंटू 9 पहले से था। अच्छा फिर से कॉमन आने के लिए तैयार हुए, कॉलम 2 से 3 और कॉलम 3 से 9, तो ये हो गया 3 इंटू 9। जो फाइनली रह जाएगा ना मेरे हाथों में वो A11 A22 ये AIJ रह जाएगा, माने कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए रह जाएगा। अगर आप बात डिटरमिनेंट की कर रहे हो तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाओगे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो फाइनली रह जाएगा मेरे पास वो डिटरमिनेंट ऑफ ए रह जाएगा। और आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू तो क्वेश्चन वाले ने 81 दे के फेंकी थी मेरे को, ठीक है। अच्छा अगर 81 दे दी थी उसने तो यहां से देखो तो कहीं मेरा 81 यहां से कैंसिल होता होने आ रहा है, 81 से ये पार्टी कैंसिल हो गई, तो मॉड ए की वैल्यू कहीं अपने आप में मॉड ए बोल रहा हूं सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहीं 1/9 हो गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि सभी टर्म्स को निकालना पड़ेगा, बीआईजे तो क्रिएट कर लो क्योंकि बीआईजे और एआईजे में रिलेशन दिया हुआ था। ओके चले अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको ऑपरेशन लगाना पूरी तरह से सिखा दूंगा कि कैसे सोचते हैं ऑपरेशन लगाने की तरफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में। ये XC1 को अगर मैं खोलूं यहीं पे तो आपको पता है XC1 मने तो केवल X हो जाएगा, अरे XC1 मने NC1 N होता है तो XC1 X हो जाएगा, YC1 Y हो जाएगा, तो YC1 Y हो गया। ओके यहां से देखो तो ZC1 Z हो गया। अब इतनी सी बात चली रही थी तो XC2 क्या हो गया, ये हो गया X माइनस में 1 अपॉन में 2। ओके वैसे YC2 क्या हो गया, Y माइनस 1 अपॉन में 2। अरे बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़े हो ना, दो टर्म तो खुलेंगे X और X माइनस 1 तो नीचे 2, यहां पे देखो तो हो गया Z माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक। यहां पे देखो XC3, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, XC3 क्या हो जाएगा X माइनस 1 और X माइनस में 2 दिख तो रहा है आपको अपॉन में 3 इंटू में 2, ठीक है। यहां पे देखो तो ये हो गया Y माइनस में 1 और Y माइनस में 2 और अपॉन में कहीं चल रहा है सर 3 इंटू में 2, ठीक है। और इधर से देखो तो ये हो गया वैसे ही Z माइनस में 1 और Z माइनस में 2 अपॉन में 3 इंटू 2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सर फिर से मेरे को कॉमन निकालने का मौका मिल गया, ठीक है। अगर मेरे को कॉमन निकालने का मौका मिल गया ना सर, तो सर यहां से मेरे को कहीं X कॉमन आता हुआ नजर आ गया पहले रो से, देखो दूसरे रो से वैसे ही क्या Y कॉमन आता हुआ नजर आ गया, तीसरे रो से देखोगे तो Z कॉमन आता हुआ नजर आ जाएगा। तो मैंने बिल्कुल ही स्मार्टली कॉमन लिया XYZ को, पहले रो में हो गए 1 1 1, किसी को कोई परेशानी हुई क्या, नहीं। अच्छा X के कॉमन आते ही रह गया X माइनस में 1, अच्छा ठीक है सर X माइनस 1 हो गया, ओके अच्छा इसके लिए मैं रेडी हूं, X माइनस 1 हो गया, ठीक। अच्छा अपॉन में 2 भी लिख रहा था मैं, ठीक।
लेकिन 2 को भी कॉमन खींच लो ना, यहां से कॉलम 2 से 2 को भी कॉमन खींच लो। मैंने 2 को भी कॉमन खींच लिया, 2 भी क्यों लिखना, अरे कॉलम 2 से देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 को मैंने कॉमन खींच लिया, ठीक है। अच्छा यहां से देखो तो 6 को भी मैंने कॉमन खींच लिया, तो इनटू में 6। अच्छा चूंकि ये नीचे था इसलिए 1/2 और 1/6 बहुत ही स्मार्टली कॉमन लिया जाता है। अगर पूरे कॉलम में किसी एक कॉलम में कुछ दिख गया ना तो उसको कॉमन निकाल लिया जाता है। अच्छा ठीक है, x-1 हुआ, यहां पे बताओ मेरे को कहीं आपको दिखेगा y कॉमन आ गया तो y-1, ठीक। यहां से z कॉमन आ गया था तो z-1, और तब तक यहां जो रह गया ना, यहां जो पार्टी रह गई ना, वो मेरे को दिखी x-1 और x-2। मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली, और इनकी जैसे ही मल्टीप्लाई की x-1 और x-2 की, हर बच्चे को पता है ये x² माइनस में 2x प्लस में 1 है, सॉरी x², यहां पे माइनस का 3x और प्लस का 2 है। ओके ये है, एक बार मैं सही से लिख देता हूं, ठीक है। अरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई तो करनी है ना, तो ये x² माइनस में 3x प्लस का 2 है। ओके वैसे ही नीचे देखो तो ये y² माइनस में 3y प्लस में 2 होगा, और वैसे ही इसकी बात करूं तो z² माइनस में 3z प्लस में 2 होगा। अब कैसे सॉल्व करूं सर, यहां तक तो मैंने खेल लिया, ठीक है, अब कैसे सॉल्व करूं, अब दिमाग लगाना। ये xyz बनने के लिए रेडी है, कैसे कैसे xyz बनने के लिए रेडी है, आप इनको जोड़ो तो सही। इसमें अगर आपने एक को इसमें जोड़ दिया तो -1 और +1 खत्म, वैसे ही आपने एक को इसमें जोड़ दिया -1 +1 खत्म, आप एक को इसमें जोड़ दिया तो -1 +1 खत्म। मतलब आप बोलना चाहते हो सर कि कहीं कॉलम 2 को पकड़ो और इस कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर दो, हाँ आपको XYZ दिख जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बना रहे हो सर, अभी आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी एक टॉपिक दिखा दूंगा सम स्पेशल डिटरमिनेंट, फिर आपको समझ में आएगा कि उसके ऐसी फोटो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहां से तो अपना XYZ अपॉन में इनका तो कोई रोल ही नहीं बच गया, आप 2 into 6 चल रहा है, ठीक है। और डिटरमिनेंट के अंदर मेरा 1 1 1 यहां भी चल रहा है, और अंदर कहीं जैसे ही मैंने ऐड किया x-1 y-1 और z-1 जैसे ही ऐड किया, पता चला कि मेरे को यहाँ पे x दिखा, मेरे को y दिखा और मेरे को यहाँ पे z दिखा। अरे क्योंकि मैंने इसको जोड़ूंगा, एक -1 +1 खत्म, -1 +1 खत्म, सिर्फ y रह जाएगा। अब इसको देखना, इस खेल को देखना, ये अगर आपने सीख लिया ना, ये ऑपरेशन सीख लिया ना, तो आपने सब कुछ सीख लिया ऑपरेशन लगाना। फिर अब आपको दिक्कत नहीं होगी। कितने लोगों को दिखा, अगर मैं C3 को देखूं, मैं पहले किसी एक एलिमेंट को पकड़ता, क्योंकि सबकी शकल तो एक ही जैसी है ना, बस इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है। अगर मैंने पकड़ा तो पता चला ये x² माइनस में 3x प्लस में 2 है। ओके अच्छा, ऐसे ही मैं पैरेलली कॉलम 1 को देखूं, कॉलम 1 के पहले एलिमेंट को देखूं तो 1 है, ठीक है। और कॉलम 2 के एलिमेंट को देखूं तो कॉलम 2 का एलिमेंट, पहला एलिमेंट x-1 है, ठीक है। मेरे को ऐसा मन में लालच आ रहा है कि क्यों ना कॉलम 2 से कॉलम 3 बना दूं। तो x² तो नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि x² वाला टर्म नहीं है इसमें, लेकिन लीनियर तो है ना, तो लीनियर वाली फोटो तो बना सकता हूं इसकी हेल्प से। तो मेरे को पता चला मैं कॉलम 3 को जब लिखने गया तो कॉलम 3 में ऐड कर रहा हूं कॉलम 2 को, क्यों, कॉलम 2 को ऐड कर रहा हूं। अब अगर सीधे सीधे ऐड करूंगा तो -3x और +x ऐड होगा, हाँ, लेकिन मैं चालाकी क्या करूंगा, मैं 3 की मल्टीप्लाई C2 में कर दूंगा, ताकि जब ये ऐड हो ना तो प्लस का 3x ऐड हो और वो माइनस का 3x टकरा के खत्म हो जाए। अरे मैंने कॉलम 2 को देखा, वो भी लीनियर है, कॉलम 3 में लीनियर है, तो लीनियर का पार्ट तो रिमूव कर सकता हूं ना। अरे मैंने यहां पे क्या किया, -1 को रिमूव कर दिया, उसी के लिए कुछ रिमूव करने के लिए, हल्का करने के लिए ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो मैं लीनियर पार्ट डिलीट कर सकता हूं। मेरे को पता चला ये जैसे ही मेरे को यहां पे देखा ना मैंने, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखो, यहां पे लीनियर है, तो ये लीनियर का पार्ट में डिलीट कर सकता हूं कॉलम 3 का, ठीक है, वही मैं कर रहा हूं। तो कॉलम 3 पे मैंने देखा C3 प्लस में 3C2 किया, तो अब पता है 3C2 करने से क्या तकलीफ हुई, ये 3x तो बनाया लेकिन ये कहीं ना कहीं माइनस का 3 कर दिया, और माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 होता है। तो एक काम करो, C1 को जोड़ो, +1 को भी ऐड करो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको पता है C3 इज इक्वल टू लिखा जाएगा x² माइनस में 3x प्लस में 2 प्लस में 3C2, माने 3x माइनस में 3, ठीक है, और प्लस का 1। कितने लोगों को दिख गया यहां से कि सर -3x से +3x खत्म हो गया। ओके अच्छा, ये +2 और -3 -1 और -1 +1 से खत्म, ये मात्र रह गया x²। इसी दिन के लिए मैंने चालाकी की, तो ये वाला ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसी दिन के अगर मैंने चालाकी की तो मेरा कहीं डिटरमिनेंट में यहां पर आ गया x² y² और z², ठीक है। ये एक स्पेशल डिटरमिनेंट होता है, इसलिए मेरे को सपना नहीं है कि ऐसी फोटो बनानी है, ठीक है। ये एक स्पेशल डिटरमिनेंट होता है जिसमें लिखा जाता है आपको a - b b - c c - a, a - b माने x - y, ठीक है, और फिर लिखा जाता है y - z, और फिर लिखा जाता है z - x, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया आपको ये आंसर। तो ये स्पेशल डिटरमिनेंट सर सिखाओगे क्या, हाँ, ये तीनों, ये स्पेशल डिटरमिनेंट आपको याद कर लेनी है।
1 a स्क्वायर, अंतर क्या है 1 a, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर है, तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया, तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे देखो तो स्क्वायर भी है और यहाँ पे क्यूब भी है, ये 1 वाला पार्ट डिलीट हो गया और a b c भी है, तो यहाँ पे एक जो स्पेशल टर्म ऐड होता है ना वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाता है, तो तीनों याद कर लेना, ठीक है। और हमेशा ट्राई करना डिटरमिनेंट पे ऐसी फोटो बनाने की। चले अब अपना स्टार्ट करते हैं जो आज का क्लास था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि 15-20 मिनट स्टार्टिंग के अपन लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे और अब मूव करेंगे अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, ठीक है। चले स्टार्ट। तो जो मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है अगर आपने नहीं सीखा अच्छे से तो, ठीक है। अगर दुनिया में मैं आपको 2 लाइनें दे दूं तो 2 लाइनों को लेकर 3 कंडीशन ही बनाई जा सकती है। कौन कौन सी 3 कंडीशन सर? पहली कंडीशन होगी कि आप दोनों को एक बार क्रॉस करा दो, एक बार कट करा दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एक के ऊपर दूसरा रख दो। सर एक के ऊपर आपने दूसरा रखा है क्या? हाँ, वो दिख नहीं रहा, अब दिखा देता हूं आपको। मैंने एक के ऊपर ही दूसरा रख दिया, ओवरलैप करा दिया। या फिर तीसरा कंडीशन क्या हुई कि मैंने दोनों को टच ही नहीं कराया। अब एक बच्चे ने बोला सर ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि आप 2 बार कट करा दो। कैसे हो सकती? ये एक लाइन है, अगर आप इसको एक बार कट करा दिए तो लाइन को दोबारा मिलाया तो 3 लाइन हो गई ना। तो 3 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये एक बार कट करे, या तो ओवरलैप कर जाए, या फिर कुछ नहीं करे, कट ही नहीं करे, एक दूसरे से टच ही नहीं हो। तब जाके मैथ्स की भाषा से इसको बोला जाता है। जिस टाइम ये एक बार कट किया, ये दोनों का एक सॉल्यूशन आया यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। जिस टाइम ये ओवरलैप कर गया तो हर जगह एक एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए, क्योंकि ओवरलैप मतलब कितनी बार टच है आपको पता है? इनफाइनाइट बार टच है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ। और अगर कुछ नहीं हुआ, ना कट किया ना टच किया, कुछ नहीं किया, तो दुनिया ने बोला नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारा। ये 3 कंडीशन ऑफ लाइंस है। अच्छा, अब ये लाइन अपने आप में लाइन भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकती है। तो अगर लाइन होगी तो 2 वेरिएबल दिखेगा। लाइन में आपको 2 वेरिएबल होता है, मैक्सिमम 2 वेरिएबल होता है। मैं लिखता हूं मैक्सिमम 2 वेरिएबल, ओके। और जब कोई प्लेन की इक्वेशन होती है ना, इन प्लेन के साथ भी सेम केस फॉर, मैं लिख देता हूं सेम केस फॉर प्लेन। अब सर कैसे पता चलेगा प्लेन? वो आपको वेक्टर 3D में पढ़ाया जाता है कि प्लेन माने होता है मैक्सिमम 3 वेरिएबल दिया होगा, मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स, ठीक है। मैक्सिमम 3 वेरिएबल माने एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, 3 वेरिएबल होगा। और इसमें सिर्फ मैक्स टू मैक्स या तो एक्स वाई होगा, या फिर कल को एक्स भी होगा तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैक्स टू मैक्स 3 वेरिएबल होगा, प्लेन की इक्वेशन में मैक्स टू मैक्स 2 वेरिएबल होगा, तो देख के मेरे को पता चलेगा। तो प्लेन के लोगों भी यही 3 कंडीशन है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अब मैं बोला अगर यूनिक सॉल्यूशन है, थोड़ा ध्यान से सुने, यूनिक सॉल्यूशन तो एक सॉल्यूशन आया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तभी एक सॉल्यूशन तो आया ही होगा ना। हाँ, तो मैंने यूनिक और इनफाइनाइट को मिला दिया। मैंने थोड़ा सा मार्केट को कम करने के लिए ना, मैंने यूनिक और इनफाइनाइट को मिला दिया, और मैंने बोला यूनिक और इनफाइनाइट तुम एक साथ हो जाओ, और तुम दोनों को मिलूं, बोलूंगा ना कि तुम दोनों के केस में, मैंने इनफाइनाइट के केस में या फिर आपको यूनिक के केस में कम से कम एक सॉल्यूशन तो है लाइन की, और उसका एक नया नाम दे दिया जाता है, दैट इज आपको कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब हुआ कि कम से कम एक सॉल्यूशन आ रहा है, और इसके भी 2 हाथ खुल गए, एक यूनिक का हाथ और एक इनफाइनाइट का हाथ। अरे इनफाइनाइट के टाइम भी आप ये तो बोल सकते हो ना कि हाँ कम से कम एक सॉल्यूशन तो आया, और यूनिक के टाइम तो एक आया ही है, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेंट के भी 2 पार्ट। तो कितने लोग पता है इनकॉन्सिस्टेंट माने क्या? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही मार्केट में नहीं आया। अगर कोई सॉल्यूशन मार्केट में नहीं आया, दुनिया उसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगली बात सिखाता हूं आपको। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन में भी एक इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल रटना नहीं है कुछ भी, मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा। यूनिक सॉल्यूशन में भी एक इंटरेस्टिंग है, दिखाता हूं आपको क्या। अगर कल को मान जाओ यूनिक सॉल्यूशन मैंने एक बार कट किया, उसी को बोलते हो ना यूनिक सॉल्यूशन मैंने क्या, एक बार कट, लिख देता हूं वन टाइम कट, ओके। 2 लाइन आपस में टकराई, सिर्फ एक जगह टकराई, ओवरलैप नहीं की। अच्छा, अगर है तो अगर ये टकराया और टकराने का जो पोजीशन है ये कहीं अपना ओरिजिन हो गया, और अपन प्लेन को लेके सोच रहे हैं, प्लेन में 3 वेरिएबल होता है। तो अगर ये ओरिजिन है तो आपको पता है प्लेन नहीं होता है, लाइन होता है, तो ओरिजिन है तो x 0 होता है, y 0 होता है, और अगर ये प्लेन है तो कहीं ना कहीं z भी 0 होगा। मैं आपको एक लैंग्वेज बोलता हूं, सुनना क्या, ऑल वेरिएबल 0। अगर कल को ऑल वेरिएबल, सभी वेरिएबल 0 है, 3 वेरिएबल मैक्सिमम होता है, याद करने का तरीका 3 वेरिएबल 0, तो 30 से 3, 30 से ट्रिवियल, तो ट्रिवियल के टाइम आप सारे वेरिएबल्स को 0 करोगे, ठीक है। ये सब चीजें लिंक करूंगा आपको लास्ट में, जब कंक्लूड करूंगा ना तब आपको मजा आएगा।
ठीक है, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, माने तीनों वेरिएबल जीरो। तीनों वेरिएबल जीरो, एग्जाम में बैठ के सोच रहा बच्चा तीनों वेरिएबल जीरो, ती से तीनों वेरिएबल जीरो, ती से ट्रिवियल। ठीक है, नॉन ट्रिवियल, जो ट्रिवियल नहीं है वो नॉन ट्रिवियल। कहने का मतलब कि अगर टकराने वाला जगह ओरिजिन को छोड़ के कुछ भी हो गया तो आपको पता है एक्स जीरो हो गया, ठीक है, वाई भी जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन जेड मना कर दिया। जेड ने बोला मैं जीरो नहीं हूं, या कोई भी, तीनों ही बगावत कर गए, या फिर कोई भी एक बगावत कर गया, जीरो नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा ट्रिवियल तो नहीं है बेटा। तो अगर ट्रिवियल नहीं है तो नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, अगर तू ट्रिवियल नहीं है तो नॉन ट्रिवियल। ये लिख ही दिया हो तो दोबारा क्या लिखना, नॉन ट्रिवियल आसान है। ठीक है, ट्रिवियल में क्या है, तीनों सभी वेरिएबल जीरो तो ट्रिवियल। अब इधर से आते हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन। कितने लोगों को पता है वन वेरिएबल इक्वेशन जब भी लिखी जाएगी तो इसमें एक वेरिएबल को दिखाते हुए कहीं ax इज इक्वल टू बी जैसी लिखी जाएगी। ये बहुत काम का है, ax इज इक्वल टू बी, ये याद रखना, यही आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, यही सिर्फ याद रखना है ax इज इक्वल टू बी, और यही आपको एग्जाम में सोचेगा। क्योंकि अगर आपने रटा ना, ये इसको आपने रटा ना, तो आप हो सकता है 1-2 दिन तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के, ये टॉपिक के, लेकिन एग्जाम में बैठ के आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ट्रिवियल के टाइम क्या करना है, नॉन ट्रिवियल के टाइम क्या करना है, इनफिनिट के टाइम क्या करना है। लेकिन ax इज इक्वल टू बी जिसको याद है उसको वो बच जाएगा। ठीक है, ax इज इक्वल टू बी कैसे बचा लेगा सर? अब एक बार मैंने बोला अगर ये ax इज इक्वल टू बी है ना, तो इसको मैं दूसरे टर्म से देखता हूं। दूसरे टर्म से कहने मतलब अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू देखी तो x की वैल्यू कहीं b बाई a है। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे फर्क पड़ा कि मेरी मार्केट में ना दो लोग खड़े हो गए, क्या, और इस मार्केट में अगर दो लोग खड़े हुए हैं तो इस मार्केट में पूछा गया कि पूरा का पूरा खेल एक्स का किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो ये ए के ऊपर। क्यों सर, ए के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है? अगर कल को ए धोखा दे दिया तो एक्स मर जाएगा। क्यों? एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। और देखो तो सही, ए नीचे है, और अगर ए नीचे, ए कल को जीरो हो गया तो एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर कल को ए जीरो नहीं हुआ तो एक्स होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो एक बार मैंने बोल दिया कि ए बेटा तू जीरो है, नीचे वाला जीरो मैं बोल रहा हूं, ए जीरो नहीं बोल रहा, नीचे वाला जीरो। और एक बार मैंने बोला नीचे वाला जीरो नहीं है। जिस टाइम नीचे वाला जीरो नहीं होगा उस टाइम अब बी से पूछा जाएगा, क्योंकि ए ने तो बता दिया कि मैं जीरो नहीं हूं, ए ने बोल दिया मैं जीरो नहीं हूं, तो अब बोला गया बी बेटा तू बोल तू क्या है। तो बोला गया अगर बी तू कल को जीरो हो गया, ठीक है, यहां पर दिखाता हूं, अगर कल को बी जीरो हो गया तो पता है इसको कैसे आप पढ़ सकते हो कि ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला कुछ है। ठीक है, नीचे वाला कुछ है, मैंने के से लिख दिया, नीचे वाला कुछ है क्योंकि वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो आंसर जीरो होगा, माने x इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, x इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, सब लिंक करूंगा आपको जब जब थ्री वाला इक्वेशन पढ़ाऊंगा, थ्री वेरिएबल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। अभी सीखते हैं b इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहां पे देखता हूं, अच्छा एक बार सर b ने अगर नॉट इक्वल टू जीरो बोला तब कि मैं जीरो नहीं हूं, आज के दिन मैं जीरो नहीं हूं, तो अगर तू जीरो नहीं है, नीचे वाला तो ऑलरेडी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऊपर भी कुछ और नीचे भी कुछ, तो ये जीरो नहीं होगा, मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो की कहानी है ये। ओके, अच्छा अब इधर की बात करते हैं, आइए इधर सीखते हैं, इधर दिमाग लगाते हैं। अगर इधर दिमाग लगाया तो पता चले ये जीरो है, इन्हें जीरो बोल दिया अपने आप को, नीचे वाले ने जीरो बोल दिया। अगर नीचे वाला जीरो है तो x इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसको सोचने के लिए ax इज इक्वल टू बी करके ही सोचेंगे। x इज इक्वल टू बी बाई ए नहीं करेंगे, क्योंकि बी बाई ए किया तो फंस जाएंगे। बी बाई ए किया तो फिर नीचे वाला इनफाइनाइट, नीचे वाला जीरो तो माने इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ax इज इक्वल टू बी करके ही सोचेंगे। ए ने तो बोल दिया जीरो, बी तू बता, तो बी ने बोला मेरे को तो आप ऐसे करके सोचते हो कि एक बार जीरो करके सोच लो और एक को बिना जीरो किए हुए सोचो। ठीक है, अगर आपने जीरो किया तो ये वाली पार्टी कहीं लिखिए, ए के तरफ तो जीरो है ऑलरेडी, क्योंकि ए ने बोल दिया है जीरो। ठीक है, जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है चलता है। अरे जीरो इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है ना, चलता है, बिल्कुल चलता है। ठीक है, तो ये ओके है। अच्छा अभी बताता हूं ओके है तो क्या बोलते हैं। अच्छा इधर देखता हूं, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी ने बोला कि मैं जीरो नहीं हूं। अगर बी ने बोला नहीं जीरो हूं ना, अगर बी ने बोला नहीं जीरो हूं, तो इधर आपने रखा कहीं ना कहीं ये पार्टी चल रही है, बी नॉन मना कर दिया जीरो से, तो ये पार्टी कुछ है। लेकिन ए ने बोल दिया सामने से कि मैं जीरो हूं, माने जीरो इंटू एक्स है, तो ये जीरो इज इक्वल टू के किसी जिंदगी में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अब एक्स की मर्जी है, कुछ भी वैल्यू रख दो, कुछ भी वैल्यू रख दो, जीरो इज इक्वल टू के कभी हो नहीं सकता जिंदगी में, इसलिए इस टाइम बोला जाएगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और इस टाइम आप एक्स की जगह कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होना है, तो इस टाइम बोला गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा सर, और x इज इक्वल टू जीरो माने ऑल वेरिएबल जीरो, तो कितने लोग पता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, और अगर वेरिएबल नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
पूरी कहानी को एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। कितने लोग पता है ax इज इक्वल टू बी पूरी तरह से खेल किसके हाथों में? ए के हाथों में, नीचे वाले के हाथों में। पूरा का पूरा खेल नीचे वाले के हाथों में। एक बार नीचे वाले ने बोला नॉट इक्वल टू जीरो, एक बार नीचे वाले ने बोला जीरो। अगर कल को नीचे वाले नॉट इक्वल टू जीरो, अब ऊपर वाला अपनी कहानी बताएगा। अगर नीचे वाला जीरो तो अपन तो खत्म हो गए, अपन तो इनफाइनाइट हो गए। और इनफाइनाइट हो गए तो फिर ऐसे नहीं सोचेंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू बी करके सोचेंगे। ठीक है, तो अगर बी ने बोल दिया जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर कल को उसने ही मना कर दिया कि मैं जीरो नहीं हूं, तो कुछ जीरो नहीं होना और जीरो के बराबर तो हो नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कल को ए ने बोला नॉट इक्वल टू जीरो, तो कहानी ठीक ठाक चलेगी। माने अगर बी इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स जीरो होगा, बी नहीं जीरो है तो एक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जिस टाइम एक्स जीरो हो गया आप बोलोगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि वेरिएबल जीरो अभी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो कहानी में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को नीचे वाला जीरो हो गया, ठीक है, अगर कल को नीचे वाला जीरो हो गया तो एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या बोला सर आपने? अगर कल को नीचे वाला जीरो हो गया तो एक्स को लेके सोचना ही नहीं है। एक्स तो डिपेंड करेगा कि ये पास में बैठा हुआ जीरो, कुछ भी होगा एक्स क्या ही मर्जी है। और यहां पे कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर से जीरो। तो क्या पता चला अगर कल को नीचे वाला जीरो हो गया ना, तो एक्स का खेल ही नहीं है। याद करने का तरीका आपको सिखा रहा हूं। अगर कल को नीचे वाला जीरो, तो एक्स का खेल ही नहीं है, एक्स आउट ऑफ द गेम चल रहा है, ए और बी ही केवल खेल रहे हैं। ठीक है, अगर कल को नीचे वाला जीरो हो गया तो एक कंडीशन होगी जीरो इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम इनफाइनाइट मर्जी है एक्स की जगह कुछ भी रख दो। ठीक है, और अगर जीरो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, माने जीरो नॉट इक्वल टू कुछ है, मतलब जीरो इज इक्वल टू क्या है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और अगर वही कल को नीचे वाला जीरो होने से मना कर दिया, तो ऊपर वाले पे पूरी कहानी डिपेंड करेगी, और कुछ इस प्रकार से डिपेंड करेगी कि ऊपर वाला जीरो तो एक्स जीरो माने ट्रिवियल, और अगर ऊपर वाला नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन ट्रिवियल। सब चीजें सीख लेना अच्छे से। अब आइए बात करते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन पे। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना इसमें, अगर मान लो नहीं समझ में आया कुछ भी, वेट करो थोड़ा, थ्री वेरिएबल इक्वेशन पे आएंगे, सब सिखा दूंगा आपको एंड तक जाते जाते। थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखा जाता है क्लास में। नहीं भी सीखे ठीक है, एक बारी में सीख जाएंगे तो टॉपर नहीं बन जाएंगे अपन। टॉपर थोड़ी बनना, एवरेज स्टूडेंट हो तो एक बार में बिल्कुल नहीं आएगा, एक बार में बिल्कुल नहीं आएगा। ये आसान चीज थोड़ी सिखा रहा हूं, 12th का मैथ्स है, आपको 1 क्लास और 2 क्लास की मैथ्स थोड़ी 1 2 3 4 जो एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ है, और टफ चीजें आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगी, थोड़ा वेट करो। जब अपन थ्री वेरिएबल इक्वेशन पे पढ़ूंगा और फिर से यही आएगा, तब आपको जाके समझ में आ जाएगा। इधर आओ, इधर दिमाग लगाते। टू वेरिएबल इक्वेशन माने एक लाइन। ठीक है, अगर एक लाइन होगी तो एक लाइन को लेके तीन बातें बोल सकते हैं। अच्छा, दिखेगा ये ax1 प्लस में b1y और प्लस में c इक्वल टू जीरो। ओके, ये पहली लाइन होगी। दूसरी देखिए आपको a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैंने c1 बोला तो इसको मैंने c2 बोल दिया। दो लाइन को लेके तीन बातें हो सकती हैं। ठीक है, पहला बात हो गया कि अगर कल को मान जाओ कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर लाइन कल को पैरेलल हो गई तो पता है पैरेलल लाइन के टाइम में, तो मैंने आपको सिखाया था कहीं ना कहीं, यहां पे देखो पैरेलल लाइन के टाइम में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसको दूसरी भाषा में बोलो तो नो सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है। हाँ, और अगर कल को लाइंस पैरेलल है आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम मतलब कितने लोगों को पता चल गया कि a1 बाई a2, अरे कोफिशिएंट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है स्लोप। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होगा, बट c1 बाई c2 को बोल देना बराबर नहीं हो। क्यों सर c1 बाई c2 को क्यों बोलना बराबर नहीं हो? वो आपको दूसरी बारी में समझ में आएगा, अभी जब दूसरा कंडीशन लूंगा तो। ठीक है, एक बारी मैंने बोल दिया लाइंस आर पैरेलल। अच्छा, दूसरी बारी मैं बोलने जा रहा हूं कि लाइंस ओवरलैप टू ईच अदर, लाइंस ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर लाइन ओवरलैप कर गई ना, तो एक्चुअल में दो लाइन नहीं है, वो एक्चुअल में एक ही लाइन है। तो उस टाइम a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होगा, और एक ही लाइन करने के लिए क्या c1 बाई c2 के भी बराबर होगा। हाँ, ठीक है, तो ओवरलैप के टाइम में c1 इक्वल टू जीरो। कितने लोग पता ओवरलैप माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, अच्छा तीसरी कंडीशन में दिखा दे रहा हूं। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि लाइंस कट इंटरसेक्ट। ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट, या मैं बोल देता हूं लाइंस आर नॉट पैरेलल। लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो आपको पता है अगर लाइंस कल को पैरेलल नहीं है तो कहीं एक जगह तो इंटरसेक्ट करेंगे ना। तो इंटरसेक्ट वन टाइम, इंटरसेक्ट एट वन टाइम एट वन पोजीशन। और अगर किसी एक पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर गई तो इसको अभी अभी सीखा क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और जिस टाइम यूनिक सॉल्यूशन है, लाइन इंटरसेक्ट करके पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो स्लोप बराबर नहीं होगा, और अगर स्लोप बराबर नहीं होगा तो इसको क्या बोला जा सकता है कि a1 बाई a2
नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो टू वेरिएबल तो बहुत आसान है, टू वेरिएबल को लेके ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अगर कल को लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन बने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, लाइन पैरेलल टच ही नहीं की तो नो सॉल्यूशन, सॉरी। तो उस टाइम स्लोप तो बराबर होगा लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। c1/c2 अगर बराबर हो गया तो ओवरलैप का केस है, और ओवरलैप बने इनफाइनाइट का केस है। ठीक है, और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर गई, इंटरसेक्ट लाइन पैरेलल नहीं होती आपस में, पैरेलल नहीं होती मतलब वो स्लोप नहीं है, स्लोप इक्वल नहीं है, और स्लोप इक्वल नहीं है माने a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, और उस टाइम यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब आइए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपको थ्री वेरिएबल इक्वेशन। अब थ्री वेरिएबल इक्वेशन में भी दो होता है, एक होमोजेनियस और एक नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है बाद में दिखाऊंगा, अभी नॉन होमोजेनियस दिखा देता हूं, और यही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब आइए सीखते हैं कि थ्री वेरिएबल इक्वेशन कैसा दिखेगा। a1x प्लस में b1y, ओके, प्लस में c1z इज इक्वल टू d1। सर ये तो चार वेरिएबल हो गया। नहीं, ये d1 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल थोड़ी होता है। a1 b1 c1 d1 ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल बने x y z, तो तीन वेरिएबल है। अच्छा, अगला मैंने देखा a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, वैसे मैं तीसरा देखूं तो हो गया a3x प्लस में b3y और प्लस में c3z इज इक्वल टू d3। ठीक, अच्छा, ये जो अपने आप में है ना, ये सभी प्लेन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, ये सभी अपने आप में इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तीन प्लेन की इक्वेशन को एक साथ डिटरमिनेंट में दिखाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं डिटरमिनेंट देखूं तो डिटरमिनेंट को मैंने डी लिख दिया, ठीक है, या फिर डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा या फिर डी। ओके, अगर इसको मैं एक तीनों इक्वेशन को एक साथ दिखाना चाह रहा हूं, एक साथ, तो पता है मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं यहां पे लिखूंगा a1 और यहां पे लिखूंगा a2 और यहां पे मैं लिखूंगा a3। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा b1, यहां पे मैंने लिखा b2 और यहां पे मैंने लिखा b3। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा c1, यहां पे मैंने लिखा c2 और यहां पे मैंने लिखा c3। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको पता चला इट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x। और देख लो सभी x का कोफिशिएंट यही है। x का कोफिशिएंट देखो a1 a2 a3, और y का कोफिशिएंट देखो b1 b2 b3, और z का कोफिशिएंट देखो c1 c2 c3। और इसको मैंने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ y क्योंकि है ये कोफिशिएंट ऑफ y, तो दूसरे कॉलम पे कहीं सर कोफिशिएंट ऑफ y रखेंगे, हाँ, और तीसरे कॉलम पे कहीं कोफिशिएंट ऑफ z रखेंगे, हाँ। तो सर फिर इस d का क्या रोल है? इस d का क्या रोल है? मैं बोलता हूं इस d का भी रोल है। अगर मैंने कल को d में x की मल्टीप्लाई की, सोचो अगर मैंने d में x की मल्टीप्लाई की, तो यहां मल्टीप्लाई करते टाइम, अच्छा यहां एक x है, तो अगर x की मल्टीप्लाई करने गया तो x को जरूर कॉमन निकाला गया होगा, तो किसी एक रो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां मैंने किया तो a1x हो गया, ओके, यहां किया तो b1x हो गया, ठीक, और यहां सॉरी a2x हो गया ना, a2x सॉरी a2x, यहां a2x हो गया, और यहां वैसे ही हुआ a3x। अरे ये आपको नहीं समझ में आया? अगर एक में मल्टीप्लाई तभी तो इस कॉलम से मैंने x को बाहर निकाल लिया होगा, तो मैंने d में x की मल्टीप्लाई कर दी। यहां मैं दिखाऊं आपको तो यहां तो b1 b2 b3 अभी भी होगा, ठीक है, और c1 c2 c3 अभी भी होगा। ओके, अच्छा ठीक है, अगर इतना है तो आपको दिखा होगा डिटरमिनेंट के टाइम में एक ही बारी में मल्टीप्लाई होता है, एक ही में। मैट्रिक्स होता तो सब में मल्टीप्लाई होता। एक बच्चा कंफ्यूज कि सर आपने तो सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन होता है तो सारे एलिमेंट्स होता है, वो मैट्रिक्स के टाइम में। डिटरमिनेंट के टाइम में मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक ही से होता है, क्योंकि आपने सोचो डिटरमिनेंट से आप कॉमन ले रहे हो, स्मार्टली जब कॉमन ले रहे हो तो किसी एक रो से एक कॉलम से ही कॉमन ले रहे हो ना। अरे सब में x होता है तब थोड़ी x कॉमन लेते हैं, किसी एक रो में भी x दिख गया, किसी एक कॉलम में भी सब में x दिख गया तो x कॉमन ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते टाइम में डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में ही अंतर होगा ना, कि डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई करेंगे x की तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अपने पसंद से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले में कर दिया। अगर मैंने पहले में कर दिया तो आपको पता ये क्या दिखने लगा, a1x में मैं काम करता हूं, b1 और c1 को जोड़ देता हूं। अच्छा, b1 को भी जब जोड़ने जाता हूं तो मैं b1 में भी देखना y मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूं, और c1 में भी मैं z मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूं। मतलब मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, देखना कितना स्मार्टली। मैं कॉलम 1 को ऐड करूंगा, कॉलम 2 को ऐड करूंगा तो y की मल्टीप्लाई करके करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसी फोटो बनानी है। ओके, और ऐसे ही मैं कई कॉलम 3 ऐड करने जाऊंगा तो मैं z कॉलम 3 करूंगा। ठीक है, तो यहां कहीं आपको आंखों के सामने दिखेगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1z।
वैसे ही आपको यहां दिखेगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2z, ठीक है। अच्छा, और यहां कहीं आपको दिखेगा a3x प्लस में b3y प्लस में c3z, और ये वाली पार्टी तो सभी अपने आप में अभी भी होगी, मैंने b1 b2 b3, और यहां देखोगे तो c1 c2 c3, ठीक है। अगर आपकी ध्यान इस बात में पड़ गई कि सर ये अपने आप में कहीं d1 है, अरे a1x प्लस में देखो तो सही ये d1 है, और अगर ये d1 है और यहां से मैंने अभी d इंटू एक्स निकाला है, तो मुझे ये पता चल गया कि d इंटू एक्स कुछ नहीं है बल्कि d इंटू एक्स जिस टाइम आपने किया ना, पहला कॉलम कहीं अपने आप में d1 हो गया, ठीक है, या फिर ये d2 हो गया और ये d3 हो गया, और ये अपने आप में कहीं अभी भी b1 b2 b3 और c1 c2 c3 है। पता है इंटरेस्टिंगली d इंटू एक्स को बोल दिया जाता है d1 या फिर डेल्टा 1, इसको बोल दिया जाता है d1 या फिर डेल्टा 1। तो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपने d1 बोला तो पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना माने d1, दूसरे सिमिलरली अगर यहां से लिखूं सिमिलरली, ओके, सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली बात करूं यहां से, तो कितने लोग पता चल गया d इंटू वाई जिस दिन करोगे उसका मतलब सर d2 होगा, और जिस दिन आप d इंटू जेड करोगे उसका मतलब कहीं सर d3 होगा। और मेरे लिए समझने के लिए क्या होगा, d1 का मतलब क्या होगा, पहले कॉलम को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, दूसरे कॉलम को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, d2 होगा माने डेल्टा 2 होगा, और तीसरे कॉलम को अगर आपने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया माने वो d3 होगा। मेरे लिए समझने के लिए यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब सीखते हैं क्रैमर रूल फॉर 3 वेरिएबल इक्वेशन। क्रैमर रूल, अब मैंने आपको क्या सिखाया, यहीं पे लिख देता हूं। क्रैमर रूल का मतलब मैंने आपको सिखाया कि d1 का मतलब क्या होगा, d1 का मतलब होगा कहीं d इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, d2 का क्या मतलब होगा, d इंटू वाई, ठीक है। अच्छा, d3 का मतलब क्या होगा, d इंटू जेड। इसमें से किसी एक को पकड़ते हैं। लेट से मैंने पहले वाले को पकड़ा, d1 इज इक्वल टू d इंटू एक्स को पकड़ा, ठीक है। एक बच्चे ने इसको देखा तो फील किया, उसने क्या फील किया कि सर ये तो 1 वेरिएबल इक्वेशन जैसी दिख रही है। हाँ, इसीलिए सर आपने 3 वेरिएबल इक्वेशन से पहले 1 वेरिएबल इक्वेशन मेरे को बता दिया। हाँ, ये मेरे को a इज इक्वल टू बी एक्स दिख गया। तो अब मैं क्या करूंगा, पूछूंगा पूरा का पूरा खेल कहीं मेरा x का d के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा x का पूरा खेल d के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं d को लेके सेपरेट कर दूंगा। एक बारी में बोल दूंगा कि d बेटा इधर आओ, d एक बार बोला कि d इक्वल टू 0, और एक बार बोला गया कि d नॉट इक्वल टू 0। अब सोच के बताओ, अगर कल को नीचे वाला 0 हो गया, तो ये आउट ऑफ द गेम चला गया, कौन, x। तब दो ही सॉल्यूशन आते हैं, अगर कल को नीचे वाला 0 हो गया तो या तो इनफिनिट होगा या तो आपको नो सॉल्यूशन होगा। इनफिनिट कब होगा, जब 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। और वो कब करेगा, जब b भी 0 हो जाए, मतलब d1 भी 0 हो जाए। ओके, सिखा रहा हूं आपको सीखना। अगर कल को d1, अब इधर बात करते हैं, अगर कल को d1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो अगर कल को d1 नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो सोच के बताओ, d1 ने मना कर दिया 0 से, तो d से पूछा गया d तू बता, d ने बोला एक बार 0 करो मेरे को, सॉरी d1 को एक बार 0 करो और एक बार d1 को नॉट इक्वल टू 0 करो, ठीक है। एक मिनट, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करने के भी तरीके सिखाऊंगा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। अगर मैंने d1 को 0, मैंने कहीं ऊपर वाले को 0, ठीक है, ऊपर वाला 0 नीचे वाला कुछ भी, तो क्या x भैया अपने आप में 0, दूसरे पेन से लिख देता हूं, क्या x भैया अपने आप में 0। अच्छा, ऐसे ही x इज इक्वल टू 0 जिस टाइम मैं d2 इज इक्वल टू d इंटू वाई करके सोचूंगा, क्या y भी 0 हो जाएगा और क्या z भी हो जाएगा, ऑल वेरिएबल 0। तो दुनिया इसको बोलती है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको दुनिया क्या नाम देती है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये हो गया अपना, कौन से लिखो, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कोई ऐसा पेन सेलेक्ट करो जो आपको दिखे अच्छे से, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रिवियल है सर और d1 ने अब मना कर दिया कि मैं 0 नहीं हूंगा, ऊपर वाला अब 0 नहीं है और 0 ये भी नहीं है, 0 ये भी नहीं है, तो यहां x की कुछ वैल्यू आएगी। x की कुछ वैल्यू आना मतलब x नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे ही y नॉट इक्वल टू 0 होगा, z नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इस टाइम दुनिया बोलेगी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्रिवियल। अच्छा, अब इधर की बात कर लेते हैं, इधर की बात करते हो, कितने लोग पता चल गया, ट्रिवियल माने d को 0 करना है, नॉन ट्रिवियल माने d1 नॉट इक्वल टू 0 करना है, और इस टाइम d1 इक्वल टू ट्रिवियल के टाइम d1 इक्वल टू 0 करना है। एग्जाम में बैठ के ऐसे ही सोचेंगे d1 इज इक्वल टू dx, याद होना चाहिए
एग्जाम में d1 इज इक्वल टू dx याद करके ही जाना, ये सब याद नहीं करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे ट्रिवियल के टाइम में क्या आया, नॉन ट्रिवियल के टाइम क्या आया। अब इधर की बात करते हैं, d इक्वल टू 0, और कुछ चीजें ऐसे भी आपको बता दूंगा जो आपको रट लेना है, वो 2-3 चीजें आपको बता दूंगा। d इक्वल टू 0 पे आते हैं, d इक्वल टू 0 पे दिमाग लगाते हैं। अगर इसी ने बोल दिया कि मैं 0 हूं तो इनफाइनाइट बनेगा, तो मैं इसको सोचूंगा d1 इज इक्वल टू d इंटू एक्स है, कि अगर कल को d1 नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर कल को d1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ऐसे मैंने सोचा। तो अगर कल को d1 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि d तो ऑलरेडी 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, तो x की मर्जी है कुछ भी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने यहां पे बोल दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कितने लोग पता है यहां सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ 0 LHS नॉट इक्वल टू RHS है, इस वाले केस में LHS नॉट इक्वल टू RHS है, तो कुछ भी रख लो x के फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। खेल समझ में आया आपको? तो जिस टाइम नीचे वाला 0 हो जाता है, ठीक है, उस टाइम या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो LHS RHS के बराबर होगा। अगर कल को ऊपर वाला भी 0 हो गया, नीचे वाला भी 0, तो LHS इक्वल टू RHS, माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, x की जगह कोई भी, x आउट ऑफ द गेम है। और अगर नीचे वाला 0 नहीं हुआ और ऊपर वाला 0 है, ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं है, ऊपर वाला 0, तो LHS RHS के बराबर नहीं है, तो x की कोई भी वैल्यू रखोगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, माने x नो सॉल्यूशन। और जिस टाइम नीचे वाला t नॉट इक्वल टू 0 है, तो खेल d1 पे डिपेंड करेगा। अगर d1 ने 0 बोल दिया तो x भी 0 हो गया, x पूरी तरह से d1 के ऊपर हो गया, d1 ने बोला 0, x भी 0, माने ट्रिवियल सॉल्यूशन, वेरिएबल 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर कल को 0 नहीं हुआ तो नॉन ट्रिवियल, क्योंकि x 0 नहीं होगा। अच्छा, ये सभी बात चली रही थी ना, तो ये सभी बात चल रही थी, ठीक है। मैंने बोला हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सिस्टेंट क्या, अच्छा ट्रिवियल माने क्या, ट्रिवियल माने यूनिक, और यूनिक के ही तो दो बच्चे होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। यूनिक के ही तो होते हैं ना ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, और यूनिक खुद अपने आप में कॉन्सिस्टेंट का पार्ट होता है। तो अगर कल को कॉन्सिस्टेंट बोला तो आपको d1 इक्वल टू 0 ही करना है, ओके, या फिर आप d2 इक्वल टू 0 करोगे, या फिर आप d3। अब इतना याद नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि कैसे पता चलेगा कॉन्सिस्टेंट के टाइम d1, ये आपको याद रहेगा, d1 इज इक्वल टू dx, और मेरे बताए हुए तरीके की नीचे वाला अगर 0 हो गया तो x आउट ऑफ द गेम हो गया, आउट ऑफ द गेम माने उसकी जगह कुछ भी रखो। एक बार अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया, अगर सॉरी नीचे वाला कौन है, और नीचे वाला ही अपना d है, माने डेल्टा डिटरमिनेंट है, माने डेल्टा अगर 0 हो गया तो कहानी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट माने x आउट ऑफ द गेम है। अब x की जगह या तो LHS इक्वल टू RHS होगा, तो कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ेगा, माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और एक बार LHS नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कुछ भी रखोगे फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जिस टाइम नीचे वाला 0 होगा, जिस टाइम नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 माने ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल की बात होगी, और नीचे वाला 0 तो इनफाइनाइट और नो की बात होगी। तो ये बस याद रखना, नीचे वाला 0 तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की बात हो रही होगी, और नीचे वाला अगर माने d इक्वल टू 0 हो गया तो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन की बात हो रही होगी। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल किसका पार्ट है? यूनिक का। यूनिक किसका पार्ट है? कॉन्सिस्टेंट का। कॉन्सिस्टेंट के टाइम माने ट्रिवियल भी हो सकता है, ट्रिवियल माने d1 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल से आंसर थोड़ी आएगा, इसलिए अपन ने d1 इक्वल टू 0 किया। तो क्वेश्चन करने का तरीका, अगर कॉन्सिस्टेंट बोला तो d1 d2 d3 को आप 0 करोगे। अच्छा, इनकंसिस्टेंट माने नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन के टाइम देखो d1 इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये इसका भी इलाज d इक्वल टू 0 से ही आया है। अरे d इक्वल टू 0 तभी तो d1 नॉट इक्वल टू 0 के बाद नो किए हो। तो अगर उसने बोला इनकंसिस्टेंट तो d इक्वल टू 0 कर दें। यूनिक के टाइम अभी अभी देख के आए कि यूनिक अपने आप में कहीं ट्रिवियल का ही पार्ट होता है, तो यूनिक के टाइम तो अभी अभी सीख के आ रहे हैं ना, क्या करेंगे, d1 इक्वल टू 0, d2 इक्वल टू 0, या फिर d3 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ट्रिवियल के टाइम बताना, ट्रिवियल के टाइम तो d1 इक्वल टू 0, ट्रिवियल तो अपना वही है, ट्रिवियल के d1 इक्वल टू 0, d2 इक्वल टू 0 और d3 इक्वल टू 0। तो मैं एक सर्कल बना देता हूं, क्या क्या ट्रिवियल, क्या यूनिक और क्या कॉन्सिस्टेंट एक ही बात होता है? हाँ, क्योंकि ट्रिवियल यूनिक का पार्ट है और यूनिक कॉन्सिस्टेंट का पार्ट है, मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, अच्छा नॉन ट्रिवियल के टाइम सोचना, नॉन ट्रिवियल के टाइम d नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि नॉन ट्रिवियल देखो यहीं पे किया, d1 नॉट इक्वल टू 0 और d नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका टाइम भी d1 नॉट इक्वल टू 0, d1 नॉट इक्वल टू 0 या फिर d नॉट इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के टाइम सोचना, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे नो हो, दोनों का इलाज d इक्वल टू 0 से ही आता है। तो इनफाइनाइट भी हुआ तो d इक्वल टू 0 करूंगा, और नो भी हुआ तो d इक्वल टू 0 करूंगा। तो सिर्फ एक ही टाइम नॉट इक्वल टू क्या आता है? नॉन ट्रिवियल। और ये भी पता है ये सिर्फ नॉन होमोजीनियस के टाइम में है, सॉरी होमोजीनियस के टाइम में है। एक मिनट, अच्छा इसमें कांस्टेंट था ना, तो ये नॉन होमोजीनियस के टाइम में है।
अभी होमोजीनियस आपको सिखाऊंगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, अगर आपको याद रहेगा तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना सब सीख लिया। कितने लोगों की नजर इस बात पे पड़ी कि बोल रहा है एक्स वाई जेड नॉट ऑल इक्वल टू जीरो, एग्जाम में बैठ के सोच रहे हैं तीनों वेरिएबल जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो, तीनों वेरिएबल जीरो नहीं है, होता तो ट्रिवियल, मानिए नॉन ट्रिवियल है, मानिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और आपको पता है, हालांकि इस क्वेश्चन को मुझे अभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपको होमोजीनियस है। देखो इसमें डी गायब है, अगर ये डी गायब है तो होमोजीनियस, इसको मैं लास्ट में कराता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगला, ठीक है, इसको मैं होमोजीनियस कराने के बाद फिर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक, क्योंकि इसमें डी नहीं है। देखो ax प्लस वाई प्लस में जेड, डी नहीं है अपना, कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं होता तो होमोजीनियस होता है सर, हाँ ठीक है। अच्छा इधर बात करते हैं, बोला लैम्डा बी अ रियल नंबर फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये और ये हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अगर किसी को याद होगा, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे नो सॉल्यूशन बोले, तो डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डेल्टा पकड़ता हूं, उसको जीरो कर देता हूं। तो तीन वेरिएबल से डेल्टा कैसे लिखते हैं, पहले वाले में एक्स का कोफिशिएंट बोलो 1 4, और यहां से देखो तो यहां से कहीं मेरा लैम्डा है, ठीक है, नहीं लैम्डा नहीं है, 1 4, और यहां से देखो तो कहीं मेरा 1 है, यहां से देखो तो 4 है, और इधर कहीं 3 है, ठीक। इधर से देखा तो मैं कहीं 1 है, इधर से देखा तो कहीं मेरा लैम्डा है, और इधर से कहीं मैंने देखा तो 2 है, ओके। इधर से देखा तो 1 है, यहां से देखो तो माइनस का लैम्डा है, और इधर से कहीं देखो तो सर मेरा माइनस का 4 है, ठीक है। अब देख लेना, यहां से इसको मैंने जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दोगे क्या लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, सिंपल। तो ये सभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्या ये नॉन होमोजीनियस है, कैसे पता करते हैं सर डी है इसमें, और इसमें डी है, और अगर डी है तो नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस में हमेशा इनफाइनाइटली और नो सॉल्यूशन के ऊपर बात करेगा, क्योंकि उसको पता है इनफाइनाइटली और नो के टाइम में बच्चा डी इक्वल टू जीरो करेगा। तो पता है क्वेश्चन कैसा भी हो डी इक्वल टू जीरो करते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग है, नॉन होमोजीनियस के टाइम में D1 D2 D3 भी पकड़ के चलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखना सामने वाले ने लैम्डा मांगा है, अब आपकी चालाकी है, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट के टाइम में डी इक्वल टू जीरो तो होता ही है, साथ में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, माने एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है, तो मर्जी आप कुछ भी रख दो, और नीचे वाला जीरो होगा। अरे डी इक्वल टू जीरो है, अब आप एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो डी इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा। अगर डी जीरो में नीचे वाला जीरो, इनफाइनाइट के टाइम में क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल होना चाहिए, तो अगर नीचे वाला जीरो तो मैंने ऊपर वाला भी जीरो, तो मैंने D1 और ऊपर वाला कौन है D1 D2 D3, तो ये भी जीरो होगा। अरे आपको इतना पता होना चाहिए, मैंने क्या बोला, a इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू, आपको ये याद करके जाना है, D1 इंटू एक्स इज इक्वल टू डी, ये याद करके जाना है, सॉरी D इंटू एक्स इज इक्वल टू D1 था, ठीक है, ये आपको याद करके आना है, D इंटू एक्स इज इक्वल टू डी, तब आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू D1 बाई डी होता है, D मेरा कहीं नीचे होता है, अगर वही जीरो हो गया और सामने वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ऊपर वाले को भी जीरो होना पड़ेगा, तभी तो जीरो इक्वल टू जीरो चलेगा मेरा, ठीक है। हर ये कहानी समझ में, तभी तो जीरो इक्वल टू जीरो चलेगा। तो मैंने D1 D2 D3 को भी जीरो बोला, क्यों सर आज के दिन क्यों जरूरत पड़ गई आपको, क्योंकि लैम्डा पूछा। अब लैम्डा देखो तो लैम्डा तो निकल जाएगा मेरा, किससे, डी की मदद से। तो अगर मैंने डी को जीरो कर दिया, तो कहीं मैं आपके सामने लिखता हूं 1 और 1, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा 1 2 और 3 y का कोफिशिएंट, और z का कोफिशिएंट पूछो तो इसमें लैम्डा आ जाएगा 1 2 और लैम्डा, ओके। इसको मैंने इक्वल टू जीरो किया, क्या यहां से लैम्डा आ जाएगा, ये सब आप कैलकुलेशन का पार्ट कर लेना। लेकिन जब मैं म्यू निकालने जाऊंगा ना, तो म्यू कहीं मेरा डी का पार्ट है, तो मेरे को डी लाना पड़ेगा। अब डी किसकी जगह लाऊं, किसी की जगह ला सकता हूं, क्योंकि D1 भी जीरो, D2 भी जीरो, D3 भी जीरो है। मैं लैम्डा वाले को गायब कर देता हूं, जेड, क्योंकि जेड के हाथों में लैम्डा है, तो मैं एक काम करता हूं D3 को पकड़ के जीरो कर देता हूं। D3 करना कितने लोग पता है, तीसरे कॉलम को भगाना और डी को इंट्रोड्यूस करना, मतलब 5 6 और म्यू लिखना, 5 6 और म्यू, ठीक है। और यहां पे देखो तो 1 1 1 है, 1 1 और 1, और यहां पे देखा तो कहीं 1 2 3 है। इसको खोल के क्या म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, कर लेना, दोनों वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन करा दिया। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के टाइम में डी इक्वल टू जीरो भी होता है, या D1 D2 D3 जीरो, मेरे को जरूरत के हिसाब से लगाना है, ठीक है। मेरे को पता चला यहां म्यू किसके हाथों में था, डी के हाथों में, कांस्टेंट के हाथों में था, तो कांस्टेंट किसी एक जन को भी रिमूव करो, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना, मैंने D1 D2 D3 की बात करनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं, देख के ही पता चल गया, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन के टाइम में एक ही डायलॉग, डी को भी जीरो करूंगा, और अगर जरूरत पड़ गया तो D1 D2 D3 को भी पकड़ के जीरो ही करूंगा, अगर जरूरत पड़ा तब, ठीक है।
लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि आज के दिन इक्वेशन ही नहीं दी सर इक्वेशन ही नहीं दी आज के दिन। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैट्रिक्स दिया हुआ ये दोनों, और बोला ये दोनों कहीं अपने आप में इसके इक्वल है। तो आपको पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब जल्दी से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, पहला रो का पहला आदमी तैयार होगा। तो 1 की मल्टीप्लाई x से कहीं x होगी, ठीक है। और यहां पे मेरे को दिख रहा है y अल्फा, और यहां पे मेरे को दिख रहा है z अल्फा स्क्वायर। वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो कहीं अपने आप में x अल्फा प्लस में y प्लस में मेरे को दिख रहा है अल्फा y, ठीक है। सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई तीनों से होगी ना, ये मैंने क्या कर दिया, वे ठीक है। या मैंने इसकी मल्टीप्लाई से की तो 1 की मल्टीप्लाई x से x होगी, अल्फा की मल्टीप्लाई y से y अल्फा हो गई, और अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई z से। तो अल्फा की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x अल्फा, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई y से करूंगा तो कहीं मेरे को दिखेगा y, और प्लस में अल्फा की मल्टीप्लाई z से करूंगा तो मेरे को दिखेगा अल्फा z। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होना चाहिए सर। नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अल्फा स्क्वायर देखो तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्फा की मल्टीप्लाई y से प्लस में अल्फा y हो गया, और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई z से z हो गया। इसको बराबर होना है 1 माइनस 1 और 1 के। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने जरूर मेरा x प्लस में y अल्फा प्लस में बात करूं तो z अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के। तो सबसे पहले मैंने को लाइन बनानी पड़ेगी, मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन लगा दिया। ओके, और अगली लाइन में देखो तो कहीं मैंने लिखा x अल्फा प्लस में मेरा y, और प्लस का लिखूं तो यहां पे हो गया मेरा अल्फा z, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, -1 के। इक्वलिटी होता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। दूसरा और तीसरे की बात करूं तो अल्फा स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में यहां से देखूं तो मेरा अल्फा y, और यहां से देखा मैंने अगला क्या हो गया, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। तीसरा, अगर उसने बोला इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बताओ, और बात उसने अल्फा पूछी है मेरे से अल्फा पूछी, तो मैंने देखा अल्फा कहां है, अल्फा कहीं यहां है मेरा। अल्फा मेरा आज के दिन टी से ही निकल जाएगा। अगर कल को यहाँ कांस्टेंट में बैठा होता तो मेरे को d1 d2 d3 का यूज करना पड़ता, लेकिन आज के दिन मेरा वेरिएबल के हाथों में ही है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 डायरेक्ट कर दूंगा। बोलो यहां से क्या 1, ठीक है, यहां से क्या अल्फा, हाँ, यहां से क्या अल्फा स्क्वायर, हाँ, यहां से बोलो मेरे को, यहां से क्या हो गया, यहां से मेरे को दिख रहा है सर अल्फा, ठीक है, यहां से दिख रहा है कहीं मेरे को 1, ओके, और यहां से मेरे को दिख रहा है कहीं अल्फा, ओके, यहां से मेरे को दिख रहा है कहीं अल्फा स्क्वायर, यहां से मेरे को दिख रहा है अल्फा, और यहां से दिख रहा है मेरे को 1। इसको 0 कर देना है, इसको ओपन करके 0 कर लोगे, ये भी मेरे को आंसर अल्फा की वैल्यू आंसर चाहिए। सभी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है, या ये मैं कर ही देता हूं। क्या यहां से पकड़ोगे सबसे पहले 1, तो यहां पे लिखोगे इनकी मल्टीप्लाई 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी, और माइनस में अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और फिर माइनस का अल्फा, ओके, और फिर किनकी मल्टीप्लाई, फिर इनको छुपा लोगे, और 1 की अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगी, अल्फा माइनस में अल्फा क्यूब, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, अल्फा माइनस में अल्फा क्यूब, ठीक है, अल्फा माइनस में अल्फा क्यूब, ठीक है। और प्लस में यहां पे देखो तो प्लस में यहां पे मेरे को दिख रहा है अल्फा स्क्वायर से खुला, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, और अंदर क्या हो गया मेरा, मेरा हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो तो मेरे को दिख रहा है 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर, सोच जाना, ठीक है। अच्छा, माइनस में यहां से दिख रहा है मेरे को अल्फा स्क्वायर, ठीक, और प्लस में यहां से दिख रहा है मेरे को अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो कितने लोगों को यहां से दिखा, इट इज नथिंग बट अल्फा की पावर 4 माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब यहां से अल्फा कैसे लाऊं, अरे यहां से अल्फा निकालने का सिंपल सा तरीका, आपको क्वाड्रेटिक खेलना पसंद है तो आप अल्फा स्क्वायर को चल के टी बोल दो ना। अगर आपने टी बोल दिया तो टी स्क्वायर है, ठीक है, और ये कहीं माइनस का 2t प्लस में 1 है, यहां से आप टी की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, और टी की वैल्यू निकाल लोगे फिर उसकी जगह अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। अब इतना कर देना, ये मैंने कर दिया। अब आइए बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर, लास्ट टॉपिक, ओके। और ये अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेसिस क्वेश्चन आपको पूछेगा, और एक क्वेश्चन पूछा भी था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप डी खत्म कर दो, मतलब a1x प्लस में b1y और प्लस में c1z इज इक्वल टू 0 लिखो। कांस्टेंट नहीं, अब की बारी कांस्टेंट के लिए 0 बैठा है। a2x प्लस में b2y, ठीक है, b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू 0। और यहां पे देखो तो कहीं a3x प्लस में b3y और प्लस में c3z इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को एक बात पता चल गया कि यहां d नहीं है, और अगर d नहीं है मतलब d 0 है। अगर d 0 है तो कहीं ना कहीं मेरे को यह पता चला कि d1 इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0 अपने आप ही है, अपने आप ही 0 है। ये मैं लिख देता हूं, ठीक है,
अपने आप ही जीरो है, इसको मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे ये चूंकि ये ही नहीं है, ये जीरो है, तो आप सोचो पहला कॉलम है, कोई एक कॉलम जीरो होगा। अगर कोई एक कॉलम जीरो होता है ना, तो डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाता है। तो मेरे को पता चल गया D1 D2 D3 अपने आप ही जीरो है। तो इससे पता है कहानी में क्या फर्क पड़ेगा? इससे कहानी में इतना फर्क पड़ेगा कि अगर आप कल को बोल रहे थे D इंटू में x इज इक्वल टू D1, ठीक है, और यहां से आप दो बातें चिपका रहे थे, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये और इंपॉर्टेंट है। यहां से आप दो बातें चिपका रहे थे। क्या? एक बार आप बोल रहे थे यहां से, क्योंकि आपको यहां से नजर आया x इज इक्वल टू D1 बाई डी, तो आप यहां से बोल रहे थे D इक्वल टू जीरो। अगर आप D इक्वल टू जीरो बोल रहे थे, तो एक बार आपको बोलना है D1 इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन वाला ही देके भेजा हुआ है। और D1 नॉट इक्वल टू जीरो, क्या यहां पे बोलोगे क्या? नहीं, ये वाला केस अपने आप डिलीट हो जाएगा। D1 नॉट इक्वल टू जीरो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो कितने लोगों को पता चला D इक्वल टू जीरो हुआ, D1 अपने आप जीरो है। इस बार मेरे को D1 नॉट इक्वल टू जीरो वो केस ही खत्म कर देना है, सोचना ही नहीं है D1 नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोल के भेजा है। अरे आपकी बारी सामने से D1 D2 D3 चल के आए और बोले मैं जीरो हूं, तो नॉट इक्वल टू पे क्यों सोच रहे हो? तो मैंने D1 इक्वल टू जीरो किया। अगर D1 इक्वल टू जीरो किया, तो कितने लोग पता है इस टाइम तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल होता है। अगर D1 भी जीरो, ठीक है, D1 भी जीरो और यहां से D भी जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो हो गया। और x इज इक्वल टू जीरो मैंने ऑल वेरिएबल जीरो, मैंने ट्रिवियल। तो अगर ट्रिवियल बोल दिया तो D इक्वल टू जीरो। याद पता है क्या कराऊंगा आपको? अगर ट्रिवियल बोल दिया D इक्वल टू जीरो, बट इधर के खेल देखना, इधर का खेल देखना। और सर नॉन ट्रिवियल बोल दिया तो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दिया तो D1 नॉट इक्वल टू जीरो तो केस ही पॉसिबल नहीं है। अरे देखो, अगर उसने बोल दिया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब कोई एक वेरिएबल खत्म हो गया, कोई एक वेरिएबल जीरो नहीं होगा। और कोई एक वेरिएबल जीरो नहीं होगा तब भी D इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि D1 D2 D3 तो जीरो नहीं होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मान जाओ ये नहीं आया, नॉन ट्रिवियल अभी नहीं है, अब आ जाएगा। ठीक है, यहां बताओ मेरे को, अगर कल को D1 D2 D3 अपने आप बोल चुके हैं कि मैं जीरो हूं, तो यहां मेरे को, अगर मैंने बोल दिया कि यहां मैंने D को जीरो करके सोचा, यहां मैं D को नॉट इक्वल टू जीरो बोलता हूं। ठीक है, सॉरी ये नॉट इक्वल टू का केस था, एक मिनट, ये नॉट इक्वल टू का केस था। ठीक है, D नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी तो आप डायरेक्टली सोचोगे अगर कल को D1 जीरो तो x जीरो, बट यहां पे बोला D इक्वल टू जीरो। अगर कल को D इक्वल टू जीरो, तो इसको कैसे सोचते थे कि नीचे वाला इनफाइनाइट हो गया, तो ऐसे ही सोचते थे। अगर कल को D1 जीरो, अगर कल को D1 जीरो, तो आप बोलोगे LHS इज इक्वल टू RHS। अरे कितनी बार सिखा दिया, अगर कल को D1 भी जीरो और D अपने आप जीरो है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, और LHS इज इक्वल टू RHS माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हो गई, ठीक है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गई और इस वाले को आपने ट्रिवियल बोला, तो इसको फिर पता है क्या बोल दिया जाता है? नॉन ट्रिवियल। तो समझना, अगर कल को होमोजीनियस दिया हुआ है ना, तो चाहे ट्रिवियल बोले, चाहे नॉन ट्रिवियल बोले, चाहे इनफाइनाइट बोले, सिर्फ एक ही काम करना है, D इक्वल टू जीरो। तो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन में आपको कभी भी एग्जाम में बैठे हो और अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिख गई, होमोजीनियस इक्वेशन दिख गई, चाहे कुछ भी बोले, आपको एक ही काम करना है, D इक्वल टू जीरो। अब इससे बेटर मैं समझा नहीं सकता क्वेश्चन करने के तरीके। होमोजीनियस इक्वेशन बोल दी, कुछ भी बोला, क्योंकि देखो अगर आपने इसको ट्रिवियल बोल दिया, इसको आप नॉन ट्रिवियल बोलोगे। नॉन ट्रिवियल क्या होता है आप सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने यूनिक के दो पार्ट किए थे, एक बोला था ट्रिवियल और एक बोला था नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल के टाइम बोला था ऑल वेरिएबल जीरो, और नॉन ट्रिवियल के टाइम बोला था कोई एक वेरिएबल बगावत कर गया। ठीक है, कोई एक वेरिएबल बगावत कर गया। आज के दिन तो वाला केस ही पॉसिबल नहीं है, मैंने D1 D2 D3 सब जीरो है, तो नॉन ट्रिवियल का केस ही पॉसिबल नहीं है। फिर नॉन ट्रिवियल किसको बोलोगे? तो अपन ने इनफाइनाइट को ही नॉन ट्रिवियल बोल दिया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना भी तो कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, कॉन्सिस्टेंट का पार्ट होता है, और कॉन्सिस्टेंट अपने आप में नॉन ट्रिवियल होता है। और इनफाइनाइट कॉन्सिस्टेंट का पार्ट होता है, और कॉन्सिस्टेंट का पार्ट यूनिक भी होता है, और यूनिक का पार्ट नॉन ट्रिवियल होता है। तो अपन ने नॉन इनफाइनाइट वाले को ही ना नॉन ट्रिवियल बोल दिया। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था कि नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं है, सभी जीरो नहीं है माने ये नॉन ट्रिवियल है। अरे अगर सभी जीरो हो जाता तो ट्रिवियल होता, तो सभी जीरो नहीं है, सभी वेरिएबल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू नॉन ट्रिवियल है। लेकिन मेरी नजर इस बात पे पड़ी कि यहाँ D नहीं है, माने होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस के टाइम कुछ भी पूछे मेरे को करना एक ही काम होता है, A11, और यहाँ पे मैंने देखा 1B1, और यहाँ मैंने देखा 11C, मेरे को इसको जीरो कर देना होता है। अगर आप इसको जीरो करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ से खुलेगा तो A हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो BC हो जाएगा। ओके, BC, और माइनस में यहां से करोगे तो 1 हो जाएगा। ओके, माइनस में यहां से बोलो,
यहां से बोला तो मैंने 1 पकड़ा, 1 को अगर यहां पे कवर कर दिया तो ये C माइनस में 1 हो गया। ओके, C माइनस में 1, ठीक है। अच्छा, फिर मेरी नजर पड़ी +1 पे, तो +1 को पकड़ा, तो +1 को खोला तो इसको कवर अप कर दिया, ठीक। 1 माइनस में B, तो 1 माइनस में B इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो तो इट इज नथिंग बट ABC माइनस में A, ठीक। यहां से करूं तो -C प्लस का 1, यहां से करूं तो प्लस का 1 माइनस में B इक्वल टू 0। अगर मेरा नजर पड़ा तो कहीं मेरे को दिख गया एक बात कि यहां से +1 और +1 तो 2 है, ABC और माइनस का A माइनस का C माइनस का B इज इक्वल टू नथिंग बट -2। और यहीं पड़ा ना ध्यान आपका, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है 1 अपॉन में 1 माइनस A, तो यहां से तो कभी नहीं आ पाएगा। तो क्वेश्चन को भी थोड़ा देखना होता है कि पूछ क्या रहा है। ये मैंने डायरेक्ट आपको नॉन ट्रिवियल फ्लो में कर दिया, क्वेश्चन भी देखना होता है क्या पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा क्या पूछा है, तो यहां पे देखूं तो आपको 1 माइनस ए पूछा है और 1 माइनस बी पूछा और 1 माइनस सी पूछा। अगर इतनी सी बात पूछे तो मेरे को 1 माइनस ए क्रिएट करना पड़ेगा ना, अरे मेरे को 1 माइनस ए तो क्रिएट करना पड़ेगा। वो करने के लिए मेरे नजर पड़ रहा है कि ए में से अगर एक घटा दिया तो ए माइनस 1 होगा, चाहे ए माइनस 1 हो चाहे 1 माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं C1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा और लिखूंगा C1 माइनस में C3, ठीक है। अरे ए में से 1 को घटा दिया, फिर C2 पे भी ऑपरेशन लगाऊंगा और लिखूंगा C2 माइनस C3, ताकि जीरो भी क्रिएट हो जाए। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे को यहां पे दिखेगा a माइनस में 1, ठीक, और यहां कहीं दिखेगा 1 माइनस 1 0, खत्म। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पे ध्यान पड़ा, ये 1 माइनस ए दिया है, तो मेरा तो आदत होता है C1 पे ऑपरेशन लगाना, C1 माइनस में C3, और C2 पे ऑपरेशन लगाना, C2 माइनस C3। तो ये मैंने करूंगा तो a माइनस 1 होगा, चाहे a माइनस 1 हो चाहे 1 माइनस ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो तो 1 माइनस में C कहीं मेरा, यहां पे 1 माइनस C हुआ, ये तो मेरे को मिल गया 1 माइनस C, ठीक है। CT को भी चेंज कर रहा हूं तो 1 में से C3 को घटा रहा हूं, मैंने 1 में से 1 0, ओके। अच्छा, यहां पे करूं तो B माइनस 1 हुआ, B माइनस 1, चाहे 1 माइनस B हो चाहे B माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से देखो तो 1 माइनस C है, ओके। और ये अपना 1 1 C चल ही रहा है। अब इसको इक्वल टू 0 करता हूं, तो इसको जब खोलने जाऊंगा तो क्या है, मेरे को यहाँ पे a माइनस 1 दिखेगा, और कितने लोग दिख जाएंगे, क्या C की मल्टीप्लाई इससे होगी, दैट इज आपको दिखेगा BC माइनस में C, ठीक है। माइनस में यहां से दिखेगा आपको 1 प्लस में C, कोई तकलीफ नहीं सर, प्लस में 0 वाला पार्टी तो खत्म कर दूंगा, तो प्लस में 1 से खोलता हूं। अगर मैंने 1 से खोला तो इनको कवर अप कर दूंगा, ये 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगी, तो मेरे को यहां पे दिखेगा B माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस C से, और इनके भी आगे माइनस, तो मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं। अब अपन करेंगे तो इक्वल टू 0। अब अगर किया यहां से, तो यहां से दिखा a माइनस में 1, और तब तक अगर आपकी नजर पड़ी तो C से C खत्म हो गया, ये अंदर हो गया आपको BC माइनस में 1, ठीक है। और यहां से देखोगे तो माइनस का 1, और ये आपको चला। अच्छा, इधर ना थोड़ा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस पे क्या करता हूं कि इसको ऐसे नहीं करता, क्योंकि ये मेरे को क्रिएट करना है, ये मेरे को चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि इक्वल टू 0 कर दिया, लेकिन ये पूछा ना 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो मेरे को पूरा इसी पे फोकस रखना है। तो मैं ये जहां मैंने कैंसिल किया ना, मैं फिर से इसको ओपन करता हूं, देखना ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो यहां पे देखता हूं, ये मैंने अगर देखा यहाँ पे a माइनस 1 को पकड़ा, तो यहां से अंदर कहीं रह गया मेरा b माइनस 1 की मल्टीप्लाई c से। मैं यहां पे लिखता हूं b माइनस 1 की मल्टीप्लाई कहीं मेरी c से, ठीक है। मैं किया नहीं अभी, और माइनस के अंदर कहीं मेरा 1 माइनस c चल रहा है, ठीक है। अच्छा, माइनस में फिर 0 तो खत्म हो गया अपना, तो प्लस का 1 हो गया, और फिर यहां से देखो तो कहीं मेरा 1 माइनस सी से 0 खत्म हो गया, यहां से अंदर है, अंदर हो गया b माइनस 1 और 1 माइनस सी, ठीक है। अच्छा, इतना मेरा चल रहा था, और ये माइनस का, तो ये माइनस भी आगे लगा, ठीक है। अब अगली लाइन में देखना मैं क्या करता हूं। अगली लाइन अगर आपको दिखाऊं यहां पे, तो यहां मैंने लिखा a माइनस 1, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया b माइनस 1, ठीक, और यहां पे कहीं मेरा c है, ओके। माइनस का यहां पे लिखता हूं, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने a माइनस 1 और 1 माइनस सी, ठीक। माइनस में यहां पे देखना, माइनस में यहां पे देखो तो कहीं मेरा है b माइनस 1। अब मेरे को b माइनस 1 से मतलब नहीं, मेरे को 1 माइनस b से मतलब है, तो मैं इसीलिए इसको लिखना चाहूं तो क्या प्लस का 1 माइनस b और 1 माइनस सी लिख सकता हूं। अरे b माइनस 1 से माइनस निकाला, इसको बाहर फेंक दिया। तो वैसे ही मेरी नजर कहीं पड़ रही है a माइनस 1 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 1 माइनस ए चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूं 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, और इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, वैसे ही सर मेरे को यहां भी 1 माइनस ए चाहिए, 1 माइनस बी चाहिए, तो दोनों को करूंगा स्वाइप, 1 माइनस ए और 1 माइनस बी, दोनों से माइनस आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको देखना क्या लिखता हूं, 1 माइनस ए और 1 माइनस बी। ये सभी चीजें क्वेश्चन को देख के और प्रैक्टिस करके आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये सब करना। और इक्वल टू 0 अपना चल ही रहा था।
अब इतना चल ही रहा था, मैं इसको फिर से लिखता हूं। क्या चला यहाँ पे 1 माइनस ए और 1 माइनस बी और सी, ठीक है। अच्छा, यहां पे मेरे को दिखा प्लस में 1 माइनस ए और 1 माइनस सी, ठीक है। अच्छा, और प्लस में मेरे को यहां पे दिखा 1 माइनस में बी और 1 माइनस सी। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर नीचे आपको क्रिएट करना है तो पूरी की पूरी पार्टी में डिवाइड कर दो 1 अपॉन ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी की, इसके डिवाइड कर दो पूरे में, और उधर करोगे तो जीरो से खत्म हो जाएगा। अगर यहां पे आपने डिवाइड किया तो ऊपर ऊपर सी रह जाएगा और नीचे 1 माइनस ए 1 माइनस बी खत्म हो गया। डिवाइड नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड करो। ओके, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता ना, डिवाइड करो, मेरे को तो सब ऑब्जर्व करके यहाँ पे करना होता है। डिवाइड किया तो, अगर डिवाइड किया तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी खत्म हो गया, नीचे रह गया मेरा 1 माइनस सी। अच्छा, अभी भी सी है घर में, देखता हूं उसको, देखता हूं। यहां पे देखो 1 माइनस ए 1 माइनस सी, तो 1 माइनस ए और 1 माइनस सी खत्म। मेरे को कहीं नीचे रह गया 1 अपॉन में 1 माइनस बी। मैं खुश हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे को 1 अपॉन 1 माइनस बी मिल गया। अच्छा, वैसे ही देखो तो यहां से 1 अपॉन में 1 माइनस सी इक्वल टू 0। तो सर ये इसका क्या करूं? ये मेरे पास रह गया, ये मेरे को परेशान करेगा, इसका क्या करूं? तब जाके आपको पता चला इसका करने के लिए ना कहीं आपको यहाँ 1 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ चालाकी करता हूं, क्या? मैं एक यहां पे अपने तरफ से लगा देता हूं ताकि 1 अपॉन में 1 माइनस सी हो जाए। तब मेरे को माइनस में 1 माइनस सी लिखना पड़ गया। कितने लोगों को स्ट्राइक करी ये बात? 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस सी। ये मैंने क्या किया? ये मैंने इसलिए किया ताकि जिस दिन मैं इसको सेपरेट करूं ये लिखूंगा 1 अपॉन में 1 माइनस सी, और इसको सेपरेट करूंगा माइनस, तो 1 माइनस सी और 1 माइनस सी खत्म, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस बी और प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस सी इक्वल टू 0। ये तीनों पार्टी जो मुझे चाहिए वो इधर होगी और ये 1 कहीं उठ के उधर चला जाएगा, तो मेरे को आंसर कहीं यहाँ पे 1 कर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस में आई थिंक पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना, सीख लेना। पूरे लेक्चर का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन दे दिया तो डी इक्वल टू 0 करेंगे, और अगर कल को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया तो फिर क्या करेंगे? फिर एक ही चीज याद रखेंगे, क्या? फिर वो पूरी कहानी नहीं याद रखेंगे, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कुछ नहीं याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, कब ट्रिवियल, कब किसको ट्रिवियल बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। एक तो वो सिखाया कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट में 2 जन, यूनिक और आपको इनफिनिट, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट के टाइम में वो होते हैं, ठीक है। और यूनिक के फिर 2 पार्ट, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। वो वाला पेज याद रखोगे, वो वाला स्लाइड जो था, और फिर आप याद रखोगे नॉन होमोजीनियस के टाइम में एक ही बात कि x इज इक्वल टू d1 by d। ओके, बस आपको यही याद रखना, तब आपको जाके समझ में आएगा नीचे वाला कब 0, नीचे वाला कब नहीं 0, तब आपको d1 d2 d3 सब समझ में आ जाएगा। तो नॉन होमोजीनियस के टाइम में आपको ये याद रखना है, और होमोजीनियस के टाइम में d इक्वल टू 0, चाहे कुछ भी पूछे। ओके, तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और अगर आपको आज का क्लास समझ में आ गया तो अपन ने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट कर दिया। अब आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट से इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जितनी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आप सीखोगे, ठीक है। और साथ में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही WBCI का लाइव सेशन लेके, तो उसमें आप जरूर ज्वाइन होना। अगर आपको कोई डाउट भी रह जाता है ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को लेके, तो अब जब मैं लाइव सेशन लूंगा उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अपना डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अपन ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला था लास्ट, जो मैंने लास्ट ईयर क्रैश कोर्स में कवर किया, तो उससे आप पढ़ लेना। डिफरेंशिएशन में आपको स्टार्ट करूंगा, फिर आपको एओडी, फिर वेक्टर 3D अपना रह जाएगा, ठीक है। तो अब अराउंड 10 से 15 दिन और लगेगा, मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा अपने एंड से। तो आप अपने एंड से मेहनत करते रहिए, टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में आपको ज्यादा यूटिलाइज करना है इस टाइम को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, सपोर्ट करते रहना, और पसंद है और क्लास तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।